अगर देश का मीडिया नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते तो गोदी मीडिया कहा जाता है। सवाल पूछा गया कि वही कमला हैरिस की तारीफें और जो बाइडेन की तारीफें, ट्रंप की तारीफें वहां का मीडिया करता तो वहां का गोदी मीडिया नहीं होता। लिबरल तोलकर क्यों इधर उधर होते हैं। ये पीस ऑफ आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो दिमाग में आया कि यार वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया की ना सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात कर ही लेते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। देखिए, जब मैंने एक ओपिनियन पढ़ा तो उसमें लिखा था, देखो यूएसए में ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि कमला हैरिस इज द ओनली पैट्रियोटिक चॉइस फॉर प्रेसिडेंट। मतलब अगर आप हैरिस या बाइडेन के अगेंस्ट हो तो आप ट्रेटर हो। सोचो अगर यही बात इंडिया में बीजेपी के लिए कही गई होती तो लिबरल्स का रिएक्शन कुछ और होता। तब तो यहां पर लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। लेकिन अब चुप क्यों है लिबरल। जब लाइन मैंने उस एडिटोरियल में देखी, उस आर्टिकल में देखी, सोचा विश्लेषण जरूरी है। देखिए, बहुत डिफरेंस है इधर की मीडिया उधर की मीडिया। अमेरिकन मीडिया में कमला हैरिस या फिर जो बाइडेन के लिए सपोर्ट जरूर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां कोई भी डिसेंट को अनपैट्रियोटिक कहा जा रहा हो। इनफैक्ट अनपैट्रियोटिक कहा जा रहा हो। इनफैक्ट यूएस में भी काफी लोग अपने गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फियर के। वो सिस्टम ही वैसा है जहां मीडिया में अलग अलग व्यूज को ओपनली डिस्कस किया जा सकता है। अब आपने उस एडिटोरियल में जोड़ दिया कि इंडिया में अगर यही काम मोदी जी के लिए होता तो गोदी मीडिया कहना शुरू कर देते। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा समझो लॉजिक को। इंडिया में गोदी मीडिया टर्म एक ना फ्रस्ट्रेशन के बाद आया है, जब मीडिया ओपनली ना रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रही है बिना अकाउंटेबिलिटी के, तो उस पर सवाल उठाना गलत नहीं है। अमेरिका में भी जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त जो फॉक्स न्यूज था ना, ओपनली ट्रंप का सपोर्ट कर रहा था, सबको दिख रहा था, तब वहां भी लिबरल्स ने ना स्टेट मीडिया या प्रोपेगेंडा मशीन जैसे टर्म्स को भी वहां भी यूज किया था। फिर ये नहीं कह सकते कि लिबरल्स वहां कुछ होते हैं यहाँ कुछ होते हैं। मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंडियन लिबरल्स का पॉइंट नहीं है। ग्लोबली जो लिबरल्स हैं वो हर जगह ना मीडिया की अकाउंटेबिलिटी को लगातार पुश करते रहते हैं। मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे दिखाई दिया पेपर में, आर्टिकल में, कि उस पर लिखा था कि अमेरिकन मीडिया में ना जो बाइडेन के मिनिस्टर के लिए यहां तक लिखा जा रहा है कि वो ना क्यूब जो होती है अलग अलग रंगों वाली, वो 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सोचिए कि किस लेवल का पीआर चल रहा है, किस लेवल का। फिर लिखा, सोचो अगर ये इंडिया में अगर होता, मोदी के लिए किया गया होता, इतना एग्जैजरेटेड अगर प्रेज किया गया होता तो क्या होता। देखिए, ये ना जब बात पीआर की आ जाती है, पीआर और न्यूज दो अलग अलग चीज है। जो क्यूब वाले पीआर स्टंट या फिर एग्जैजरेटेड प्रेज के बारे में बात होती है या की जाती है, तो ऐसी चीजें कहीं भी हो सकती हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो। पीआर का काम क्या होता है कि इमेज को बिल्डअप कर रहा, बस बात खत्म। मतलब इस पे कुछ जजमेंटल नहीं हो सकते। खैर, ये सारी जब मैंने बात पढ़ी तो एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने दर्शकों को दे दूं। वेस्टर्न मीडिया, बाहर का मीडिया वर्सेस इंडियन मीडिया, कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। जो आपको समझना है मैं आपको वो कोशिश करता हूं, ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। देखिए, चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, ये दोनों ही डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका काफी अलग है। डिटेल में समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। पहली बात करूंगा मीडिया ओनरशिप की और इन्फ्लुएंस के फर्क की। सबसे पहला फर्क आता है ओनरशिप का। वेस्टर्न मीडिया में मेजर चैनल्स और न्यूज़पेपर जैसे कि CNN हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया, BBC का ओनरशिप कॉर्पोरेशन के हाथों में होता है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होते हैं। BBC जो कि यूके का एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, वो भी लाइसेंस फी और इंडिपेंडेंट फंडिंग पे ही चलती है। लेकिन वहीं अगर आप ना इंडियन मीडिया को देखेंगे तो यहाँ की जो सरकारें हैं उनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली भी नहीं है, पर इनडायरेक्टली प्रेशर जरूर होता है, स्पेशली जब चैनल्स का ओनरशिप पॉलिटिकल या फिर कॉर्पोरेट अलायंस में हो। सबसे बड़ा नाम याद आता है जी न्यूज के जो मालिक हुआ करते थे, चंद्रा साहब। काफी बहुत सारी बातें होती थी उनको लेकर के। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, परफेक्ट है नहीं है वो अलग चीज है। एग्जांपल, इंडिया में गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग की एक बहुत बड़ी फंडिंग सोर्स है जो इनडायरेक्टली मीडिया को इन्फ्लुएंस करता है। वेस्टर्न मीडिया में भी फंडिंग है, पर कॉर्पोरेशन और स्पेशल इंटरेस्ट के जरिए। दूसरा, पॉलिटिकल बायसनेस और रिपोर्टिंग स्टाइल। देखिए, पॉलिटिकल बायसनेस ना दोनों तरफ है, पर इसका स्टाइल अलग है। वेस्टर्न मीडिया ओपनली पॉलिटिकल डिवाइड रखती है, जैसे फॉक्स न्यूज को राइट विंग और CNN को लेफ्ट विंग माना जाता है। ये चैनल्स ओपनली अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स को, एजेंडा को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पेशली यूएस में। इंडिया में बायसनेस है, पर यहां का मीडिया ना खुद को न्यूट्रलिटी का ना इंप्रेशन देने की कोशिश करता है, इस पे ज्यादा जोर होता है। इवन दो जो बायसनेस है ना वो प्रिटी क्लियर है। मैं एक चैनल का नाम लेता हूं, 2 चैनल का नाम लेता हूं, एबीपी न्यूज और आज तक। अब मुझे बता दीजिए कौन है। गोदी मीडिया जो शब्द है ना वहीं पे कॉइन किया गया, जो रूलिंग पार्टी की साइड हो, जो उनका फेवर लेता हो। वेस्टर्न मीडिया ओपनली पॉलिटिकल बायसनेस दिखाती है, जबकि इंडियन मीडिया अपने बायसनेस को मास्क करने की कोशिश करती है। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट रिलेशंस और
प्रेस फ्रीडम। बिल्कुल जाहिर है जब प्रेस फ्रीडम में भी काफी फर्क है इंडियन और वेस्टर्न मीडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली आप देखेंगे यूरोप में मीडिया को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी माना जाता है, जैसे बीबीसी हो या फिर एनपीआर। उनके पास इंडिपेंडेंस होती है सरकार से, गवर्नमेंट से सवाल करने की। इंडिया में मीडिया को ऐसा फ्रीडम नहीं मिलता है, ऐसा माहौल बन चुका है। जब भी मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ रिपोर्ट करती है तो या तो उन पे डिफेमेशन के केस लगते हैं, संभवतः द वायर का लेकर, दैनिक भास्कर को लेके, शायद कुछ बड़े बड़े न्यूज़पेपर के खिलाफ भी ऐसा कुछ हुआ था। टैक्स लीगल केसेस काफी लाद दिए जाते हैं, प्रेशर बना दिया जाता है, फिर बाद में खबर टेक डाउन होती है, फिर वर्किंग स्टाइल बदल जाता है क्योंकि मालिक अलग अलग बिजनेस में होता है तो उसके बिजनेस में रेड मारनी शुरू हो जाती है। ये सब चलता रहता है। अगर मीडिया के इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स को देखेंगे काफी नीचे है। वेस्टर्न मीडिया में जो प्रेस फ्रीडम का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हायर है, बट इवन वो अपने कॉर्पोरेट या फिर पॉलिटिकल फंडर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट बन जाता है सेंसेशनलिज्म और टैब्लॉइड जो कल्चर। अब ये कहना बहुत बेईमानी होगी कि सेंसेशनलिज्म जो है वो सिर्फ एक ही साइड, ऐसा भी दोनों जगह है और बहुत कॉमन है, पर इसका इंटेंसिटी और स्टाइल ये मैं कह सकता हूं कि बहुत अंतर है, वो डिफरेंट है। इंडिया में टीवी डिबेट्स को देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज को देख लीजिए, इनके फॉर्मेट को देख लीजिए, सास बहू साजिश तो लगता है कि इनकी 24 घंटे चलती है, ड्रामा शाउटिंग बहुत ज्यादा रहती है। ये सब टीआरपी के लिए होता है और न्यूज को मसालेदार बनाया जाता है इसी तरह के टोन को सेट करके ताकि ऑडियंस इंगेज रहे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में भी सेंसेशनलिज्म होती है, पर उसका लेवल इंडिया मीडिया के से थोड़ा सा काफी ज्यादा रिफाइंड है। बात ऐसी है कि इंडिया में सेंसेशन बढ़ाने के लिए एंकर्स आर्ग्यूमेंट्स को लाउड कर देते हैं, कन्फ्रंटेशनल बढ़ने लगता है, जबकि वेस्टर्न मीडिया में सरकाज़म या फिर लोडेड क्वेश्चन का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। सिर्फ ये रिफाइनमेंट है और कुछ नहीं। पांचवा पॉइंट है रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस दोनों ही जगह पर है, वेस्ट में भी और इंडिया में भी, जो कि न्यूज के नैरेटिव को वो शेप करता है। वेस्टर्न मीडिया में सोशल मीडिया एंगेजमेंट प्रोफेशनल और कैलकुलेटेड ज्यादा होता है। पब्लिक को एंगेज करने के लिए बहुत ही कंट्रोल तरीके से किया जाता है। वो अपने भारत की बात कर ले तो वहां की जो न्यूज चैनल्स है वो एक्टिवली ट्रोल्स और मीम कल्चर को यूज ज्यादा करते हैं। देखो ये मतलब ऑब्जर्वेशन वाली बात है, कीजिएगा कभी कि वो ना ट्रोल्स को और मीम कल्चर को ज्यादा यूज करते हैं ताकि अपनी रीच को बढ़ा सके, नैरेटिव को डायरेक्ट हवा दे सके और डायरेक्ट नैरेटिव अपने सेट कर सके। पॉइंट इज कि वेस्टर्न मीडिया ट्रोल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है, जबकि इंडियन मीडिया ट्रोल्स और सोशल मीडिया नैरेटिव्स मीडिया हाउसेस के नैरेटिव्स का पार्ट बन जाते हैं। कुछ इक्के दुक्के न्यूज चैनल्स हैं जो इन सबसे बचे हुए हैं फिलहाल। छठा पॉइंट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। देखिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी काफी फर्क है। वेस्टर्न मीडिया जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर वॉशिंगटन पोस्ट रिसोर्सेज और लीगल प्रोटेक्शन के साथ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर सकता है। वाटरगेट स्कैंडल से लेकर के एनएसए स्पाइन तक स्टोरीज को ब्रेक किया है, रिवील की हैं बातें। लेकिन इंडिया में ऐसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन काफी कम देखने को मिलती है क्योंकि वहां जर्नलिस्ट को रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं। जैसे यूट्यूब पे येलो डॉलर, काम ज्यादा करो और डॉलर येलो बन जाए, पैसा कम बनेगा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ज्यादा नहीं आती है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी सप्रेस हो जाती है। पॉइंट इज इंडिया में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्कोप लिमिटेड है, जबकि वेस्टर्न मीडिया में ज्यादा ओपनली पावर को क्वेश्चन किया जा सकता है। सातवां पॉइंट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और अप्रोच। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के अप्रोच का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेस्टर्न मीडिया का फोकस इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम पे आता है, जबकि इंडिया में कम्युनिटी और ट्रेडिशन पर। ये कल्चर डिफरेंस दोनों ही मीडिया के टोन और रिपोर्टिंग स्टाइल पे इफेक्ट डालता है। दोस्तों इन सब डिफरेंसेस को जानने के बाद एक बात बिल्कुल कॉमन और क्लियर हो जाती है कि मीडिया हर जगह एक पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है और उसका होता भी है, और किसी भी डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट भी। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया में बायसनेस है, पर ये जो बायसनेस है वो डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो अगली बार जब कोई भी आपको ऐसी न्यूज दिखे वेस्टर्न या फिर इंडिया की, इन फैक्टर्स को माइंड में रख करना खुद से एक असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ना कि जो वो न्यूज दे रहा है वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और क्या टोन और क्या एजेंडा वो सेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये कंपैरिजन समझ में आया और पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपको क्या लगता है इंडियन और वेस्टर्न मीडिया में और क्या की डिफरेंसेस हैं जो कॉमनली मैं नहीं देख पाया हूं? कमेंट कीजिए, जरूर बताइए, मैं देखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।